अध्याय 2 देख रहे हैं, पीपल एज रिसोर्सेस। पीपल एज रिसोर्सेस, यहां हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इंसानी कैपिटल होता क्या है, उसका रोल क्या होता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है, और हम क्या समझते हैं, क्या फायदे हैं अगर एक एजुकेटेड है, स्वस्थ है, हेल्दी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन किसी भी नेशन की वो एसेट होती है। हमको कभी भी इसको लायबिलिटी नहीं समझना चाहिए। हमेशा लोग कहते हैं हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन वो एक रिसोर्स है। तो पीपल कैसे रिसोर्स होते हैं, उनके पास कुछ स्किल हो सकती है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, यानी कोई ना कोई उसकी उनके पास एबिलिटीज होगी जिसे हम हुनर कहते हैं। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है, कैपेबिलिटी होती है। तो आज जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उनको पढ़ाया जाए या वो पढ़े और अच्छी तरीके से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, वो स्वस्थ रहे, तो ये ह्यूमन कैपिटल में बदल जाते हैं। एक बंदा जो है वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और साथ में उसको प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाए, मतलब उसका शरीर स्वस्थ हो, इम्यूनिटी अच्छी हो उसकी, तो यही आदमी एक ह्यूमन कैपिटल में बदल जाएगा, यानी एक इंसानी पैसा ऐसे समझ सकते हैं आप। ह्यूमन कैपिटल जो है वो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जितनी भी लैंड ले लीजिए, फिजिकल कैपिटल ले लीजिए, खनिज पदार्थ, आप जिसका भी नाम ले लीजिए, उन सबसे कहीं ऊपर ये ह्यूमन कैपिटल आता है। ये सबसे सुपीरियर है, इन सबसे सबसे ऊपर है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास वो चीज है। एक ह्यूमन बीइंग, एक लैंड का उपयोग कौन करेगा? जमीन तो ऐसी पड़ी हुई है, इंसान करेगा। इसको कैसे यूज किया जाए? पैसा। पैसा क्यों आया? क्योंकि लोग हैं इस बीच में, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान में, उसमें या देश के सिटीजन्स में अगर पैसा लगाएं या उन पे इन्वेस्ट किया जाए, एजुकेशन और मेडिकल केयर, जब मैं बार बार बता रहा हूं, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जैसे हम लोग शेयर और बॉन्ड में करते हैं ना, चाहे बैंक में जमा कर देते हैं, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक कंट्री बात करें, अगर एक कंट्री अपने सिटीजन्स पे, नागरिक में ये दोनों चीजें देगी तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं जापान के बारे में। जापान बहुत एक छोटी कंट्री, आइलैंड है बहुत सारे। अब क्या इन्होंने किया कि इन्होंने वो सारे काम किए जो एक इंसान को अच्छा बना दे। बहुत सारा पैसा जापान ने ह्यूमन रिसोर्स में लगाया, यानी आदमियों को, लोगों को बढ़िया बनाने में लगाया। नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास है ही नहीं, जापान के पास है ही नहीं। इनके पास लोग हैं, और जितने भी लोग हैं, बहुत ज्यादा भी लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप देखें हर एक चीजों में ये टॉप पे आता है। डेवलप्ड नेशन है ये, और सब पे टॉप पे आता है। टेक्नोलॉजी ले लें, मैन्युफैक्चरिंग ले लें, सब पे टॉप लिस्ट में आता है। तो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसको हम इकोनॉमिक कह सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक कह सकते हैं। लोग जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं, इसको हम इकोनॉमिक कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और अर्थव्यवस्था से नॉन रिलेटेड। यहां पर हम क्या कहेंगे, दो दोस्तों की कहानी देखते हैं। क्या इस स्टोरी से निकल के आता है? यहां पर दो दोस्त हैं, विलास और सकल, जो एक ही विलेज में रहते हैं। ये सीमापुर नाम है उसके। सकल एक 12 साल का लड़का है। उनकी जो मदर है शीला, ये घरेलू काम करती हैं, या घर की काम करती हैं। इसके उसके जो फादर है बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सकल अपने काम करता है, घर पे काम करता है मदर के साथ, और उसके बाद अपने यंगर ब्रदर है जीतू और सिस्टर सीतू के साथ भी मदद करता है वो। उसके बाद अगर आप देखें कि बाकी बूटा शीला है, उन्होंने कहा कि भाई तुम स्कूल ज्वाइन कर लो। उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी कंप्लीट कर ली। और उसके बाद उनके फादर ने कहा कि भाई शकल के लिए हम थोड़ा सा और पैसा लगा देते हैं, तो उनको कहा कि वोकेशनल कोर्स कर लिया जाए। शकल मेरिटोरियस था, अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड था, और क्योंकि उसमें अच्छी इच्छा थी, तो इंथुजियाज्म था उसमें, तो उसने क्या किया कि एक
प्राइवेट फर्म में इसको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर के रूप में काम मिल गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझिए, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन की समझ लीजिए। तो उसके जो बॉस थे वो वाकई में मानते हैं कि भाई इसने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये शकल की कहानी हो गई, ये शकल की कहानी हुई। अब विलास को देखिएगा, विलास के साथ क्या हुआ। विलास अब ये 11 साल का लड़का है, जैसे मैंने कहा कि शकल के बारे में बात की, ये 11 साल का लड़का है। इसके फादर जो है वो उसी विलेज में रहते हैं। विलास के फादर जो है महेश, वो मछली वाले हैं, मछली पकड़ते हैं वगैरह। तो उसके बाद जो उसकी मदर है, वो उसके फादर की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। उसकी मदर जो है वो फिश लेके आती है और उसको बेचती है, मतलब नियर बाय मंडी से। तो 220 से 30 रुपये बेचारी कमा पाती है। और विलास जो है वो आर्थराइटिस उसको हो गया, इसका मतलब गठिया जिसे कहते हैं। और उसकी मदर जो है वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाती, ले जा सकती क्योंकि पैसा ही नहीं है उनके पास, ना स्कूल जा पाती, और पढ़ाई में भी वो इंटरेस्टेड रहा नहीं। तो मदर के साथ वो काम करता रहा और अपना जो छोटा भाई है मोहन, उसकी वो हेल्प करता रहा, मदद करता रहा। उसके बाद वो मदर उसकी बीमार पड़ गई। अब वो विलास वही काम कर रहा है, उसकी जो मदर काम करती है कि वो मछली बेच रहा है। इसका मतलब अब देखा आपने क्या कहानी है। इसमें हुआ यह कि शकल और विलास, शकल जो है उसने पढ़ाई की, विलास ने पढ़ाई नहीं की। शकल पढ़ाई में इंटरेस्टेड था, लेकिन विलास जो है डिसइंटरेस्टेड था। शकल की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक थी क्योंकि उसके फादर कोशिश कर रहे थे पढ़ाने के लिए। अब विलास के फादर तो थे ही नहीं, बेचारे, उनकी देहांत हो गया। लेकिन उसकी माँ का जो काम है वो उसने अपनाया, क्योंकि और कोई उनके पास खाने पीने का जरिया नहीं था। शकल जो है वो अपनी, जब मेरिटोरियस स्टूडेंट था, मतलब वो मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, उसने पढ़ाई की और कंप्यूटर में बड़ा अच्छा नाम किया। और जबकि विलास जो है उसकी जो फैमिली कंडीशन थी उसकी, अल्टीमेटली उसने क्या किया कि उसको मछलियां बेचनी पड़ी जो उसकी माँ काम करती थी, क्योंकि वही वो जानता था। और शकल केस में देखें, उसको प्रमोट हो गया वो, क्योंकि अच्छा काम किया उसने वहां पर। विकास जो है, विलास, दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर भी ये वहीं रहा जो उसकी माँ कमा रही थी 20-30 रुपए पर डे। बहुत, आप सोचिए 20-30 रुपए पर डे कितना होता है, कुछ भी नहीं होता, ये इतना ही कमा रहा था। तो यहां पर क्या हुआ कि एक शकल को पूरे चांस मिले, विलास को पूरे चांस मिले या पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। तो शकल सक्सेसफुल हुआ, विलास उतना नहीं हुआ, और आगे की जिंदगी में ये ऐसे रहेगा, हिसाब किताब इनका। तो जो लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम लगाया, अपने ऊपर पैसा टाइम लगाया, अपने ऊपर अपने स्किल पे काम लगाया, वो आगे सक्सेसफुल हुए। और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो देश भी सक्सेसफुल हो रहा है। अब विलास जो है उसको अर्थराइटिस है, यानी वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, और उसकी मदर जो है वो भी बीमार है, और वो समझ नहीं पाए कि भाई पढ़ाई लिखाई का क्या वैल्यू है, इसलिए ये पढ़े नहीं, तो आगे बढ़ नहीं पाया विलास। तो यहां से क्लियर आपको आइडिया पता चल रहा है कि भाई क्या दो दोस्त एक ही विलेज में रह रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों की जिंदगियां अलग अलग हो जाती हैं अगर ठीक से आपने एचआर के बारे में नहीं सोचा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया, आदमी और औरत बहुत सारे इस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड काम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जब आप वो एक काम करते हैं तो आपको कुछ पैसा मिले, यानी कहीं ना कहीं पैसे का मिले, या ट्रांजैक्शन हो, विनिमय हो, एक्सचेंज हो, या आप रिक्रिएशन के लिए कर सकते हैं आप अपनी। और जैसे अगर आप, कई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप खुद अपने घर में नाच रहे हैं, वहां आपको ना पैसे मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि आप सामान बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, तो नेशनल इनकम में भी ये जुड़ता है और आपके इनकम में भी जुड़ता है, आपके जेब में भी पैसा आता है। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। विकास, जैसे हमने देखा, विलास की मदर जो थी वो मछलियां बेच रही थी, लेकिन उनको कुछ मिल रहा था, थोड़ा बहुत मिल रहा था। जैसे शकल की बात मैं करूं, लेकिन शकल जो है उसको तनख्वाह मिल रही थी, वो कुछ। अब शकल की मदर पे आते हैं, वो तो ठीक है। शकल की जो मदर है वो हाउस होल्ड लेडी थी, तो वो खाना बना रही थी, वो बर्तन धो रही थी, वो सारे घर के काम कर रही थी सुबह से शाम तक, लेकिन उनको कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा था। शकल की मदर को, वो काम कर रही है, सुबह से शाम तक काम कर रही है, लेकिन उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था।
इसका मतलब इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डालेंगे। लेकिन विलास की मदर चाहे वो 20-30 रुपए ही क्यों ना कमा रही हो, लेकिन फिर भी वो कुछ काम कर रही थी, वो मछलियां बेच रही थी, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, राइट। कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब जिसमें ट्रांजैक्शन मनी इन्वॉल्व नहीं हो, रिक्रिएशन के लिए हो, मजे के लिए हो, वो जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आना चाहिए कुछ मनी ट्रांजैक्शन, तभी, और वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में जुड़ना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। और जैसे अगर कुछ अपने कंजम्पशन के लिए अगर आप कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, राइट। मतलब अपनी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, हाउस कीपिंग कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता जब तक पैसे इन्वॉल्व ना हो उसमें। अब 3 मैं सेक्टर बताऊंगा, क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, ये 3 सेक्टर्स कह सकते हैं इसको। इसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। तो हर एक सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर हर एक काम को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में ये सारे तीनों जीडीपी में जीडीपी के बहुत बड़े महत्व ये पाते हैं। जहां भी आप देखिए एग्रीकल्चर जिसका बेस हो, जो भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज से आता है या जिसको जो प्रकृति क्रिएट करती है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो जानवर हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसका इनपुट जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, ये हो गई, वो सब प्राइमरी सेक्टर से मोस्टली आता है। टर्शरी सेक्टर का मतलब ये है यहाँ पर आपको सर्विस दी जा रही है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, आपके टीचर जो हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, आपका ट्रैवल एजेंट हो गया, ये सारे के सारे हो गए। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नेचुरल रिसोर्स से आता है, प्रकृति से आता है। इसका मतलब ये है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशिंग हो गई, मछली पालन हो गया, पोल्ट्री मुर्गी पालन हो गया, माइनिंग हो गई, क्वायरिंग हो गई। सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको जैसे कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तभी हो पाएगा जब उसका कुछ रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ से आता है? वो प्राइमरी सेक्टर से आता है ना। अगर आपके पास आम है, अगर आम का जूस बनाना है तो फिर आम जाएगा तभी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, जूस बन पाएगा। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। अब जो मैंगो यहाँ से वहाँ जा रहा है तो एक आदमी उसको लेके जाएगा, वापस लेके आएगा, कोई ट्रांसफर होगा, इस कंपनी को कोई लोन देगा, वो बैंकिंग हो गई। यहाँ जो काम कर रहे हैं वो स्किल्ड होंगे, उनको कोई एजुकेशन मिली होगी, एजुकेशन जो हो गया वो टर्सरी सेक्टर हो गया। ऐसी टूरिज्म हो गया, सर्विसेज है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, ये सब इसमें आती है। 2 तरीके की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी का मतलब वो है जहां पर कहीं ना कहीं गुड या सर्विसेज हो रहे हो। नॉन मार्केट एक्टिविटीज मतलब ये होता है, हम देखिए कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज में जो भी चीज आप पैदा कर रहे हैं, चाहे गुड हो या सर्विसेज, वो अपने लिए कर रहे हैं, उसको आप बेच नहीं रहे हैं, उससे कुछ पैसा नहीं कमा रहे। जिसका मतलब ये है, एक और चीज बताता हूं, डिवीजन ऑफ लेबर मेन एंड वुमेन, औरतों और आदमियों में किस तरीके से लेबर डिवीजन होता है। ये देखा गया है ट्रेडिशनली हम हिंदुस्तान में, जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं, घर खाना बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती है, बर्तन मांजती हैं, घर के सारे काम करती हैं। और आदमी क्या है, ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि वो जाते हैं और बाहर काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि आदमी और औरतों के अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखा जाए तो अलग है। जैसे मैंने कहा कि औरतें जो है वो घर का काम करती हैं, ये ट्रेडिशनली देखा गया, ये बहुत चेंज हो रहा है, ये सब चीजें चेंज हो रही है। तो आदमी लोग जो है वो फील्ड पे काम करते हैं। अब आदमी जो है उनको पैसे मिलते हैं, अपने काम के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन जो औरतें घर पे काम कर रही हैं और आदमी से ज्यादा काम कर रही हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता। उसका मतलब ये है, जो आदमियों का काम है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ भाई, ये जो राष्ट्रीय इनकम है उसमें ऐड हो रहा है। जबकि जो औरतें हैं घर में काम कर रही हैं, उनका जो उनका नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। वो काम भी कर रही है, पैसा भी नहीं कमा रही है और वो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, जहां तक अब अर्थव्यवस्था का सवाल है। अब जब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक पॉपुलेशन की बात हम तब करते हैं जब लोग ज्यादा हो तो अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। पहले समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन तब होती है जब उसकी लिटरेसी रेट क्या है, मतलब वो लोग है, ज्यादा है, कम है, चलो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं क्या नहीं है,
इनका हेल्थ ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कि जो लोगों ने लिटरेसी अडॉप्ट की है या फिर पढ़े लिखे हैं या फिर वो हेल्थ वाइज अच्छे हैं, तभी वो एसेट होंगे, तभी वो एसेट होंगे। अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा उसको मतलब थोड़ा गंभीर शब्दों में कहता हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं है और जो शरीर से भी अच्छे नहीं है, वो हमारी क्वालिटी पॉपुलेशन में नहीं आते, वो क्वालिटी लोगों में नहीं आते। अर्थव्यवस्था के सवाल से बोल रहा हूँ मैं। अगर हम लिटरेसी देखें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट का ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आदमी औरतों का लिटरेसी रेट बढ़ा है, समय के हिसाब से बढ़ा है। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे लिटरेसी और हेल्थ की, एजुकेशन की मैं बात करूं, जिसे साक्षरता कहते हैं, तो साक्षरता का क्या रोल आता है इसमें? साक्षरता का ये रोल है कि भाई किसी तरीके से नॉलेज गेन की जाए। इसका मतलब ये है कि जानकारी मिले। इससे केवल आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक आदमी जो एजुकेटेड है, उसका फैमिली भी एजुकेट होगी, सोसाइटी फिर एजुकेट हो जाएगी। इसका मतलब जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता का जो दर है वो बढ़ेगा। एक पढ़ा लिखा जो बंदा है वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा बनिस्बत कि वो आदमी जिसके पास पढ़ाई लिखाई ना हो। इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम में वो अपना रोल प्ले करा पाएगा, वो बढ़ेगा। और इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस एफिशिएंसी, एक लर्निंग प्रोसेस आदमी जब सीखेगा जानेगा, तो इस तरीके से गवर्नेंस की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, रिसोर्स डेवलपमेंट होगा ना एक तरीके से। तो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के बारे में अब काम कर रहा है, यानी कल्चरल रिचनेस होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमने ये देखा कि जो एजुकेशन है वो आप एक नंबर अगर देखें तो 1951 और 2011 में बहुत, इसे कहें बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ। ठीक, तो अगर आप देखें कि एक्सपेंडिचर जो है, पैसा जो खर्च किया जा रहा है जीडीपी में, वो 0.64% था 1951-52 में। मतलब जो पैसा खर्च किया जा रहा था एजुकेशन पे वो 0.64 था। ठीक, और 1951-1952 में, और 2011-2012 में 3.11% खर्च किया जाने लगा। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन लिटरेसी जो रेट है वो थोड़ा अनइवन है। आदमी औरतों में लिटरेसी अलग अलग है। आदमी जो है ज्यादा लिटरेट है और औरतें थोड़ा सा कम लिटरेट है। अच्छा, अर्बन एरिया में आ जाइए तो अर्बन में मतलब शहरी इलाके में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कॉलेजेस भी आपके ज्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि 1950 से लेकर 2010 तक कितने सारे कॉलेजेस बढ़ गए, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई, पढ़ने वाले बढ़ गए, टीचर भी बढ़ गए। इसका मतलब एजुकेशन लेवल पे, साक्षरता लेवल पे, लिटरेसी लेवल पे बढ़ गए। लेकिन बस ये दिक्कत ये है कि भाई अच्छी स्कूलों की व्यवस्था उतनी नहीं हो पा रही है और लोग जो है वो निकल जाते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, बच्चे पूरी नहीं करते हैं। तो इसलिए एक सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई कि जो भी 6 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन एक सर्व शिक्षा अभियान तैयार किया गया कि जो भी बच्चे हैं उनको आपको वो फ्री एजुकेशन देना है, साथ में उनको मिड डे मील भी वगैरह भी दे रहे हैं। तो बहुत सारी व्यवस्था की गई। अब हेल्थ की बात करते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, क्योंकि कहते हैं ना हेल्दी जो माइंड होता है हेल्दी बॉडी में ही रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे, सब चीज में आपको चिड़चिड़ापन होगा। इसका मतलब हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आपके लिए भी, एक इंसान के रूप में, और आपके काम के लिए भी। कि आप अगर मान लीजिए एक आदमी थका हो तो वो कम का काम कर पाएगा, एक आदमी एक्टिव हो या अच्छे से सो सा के आया है, फ्रेश होके आया है, तो ज्यादा काम कर पाएगा। हम ये देख रहे हैं कई जगह इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब ये होता है कि 1 साल पहुंचने से पहले 1000 बच्चों में से कितने मर जाते हैं। 1000 में कितने बच्चे 1 साल पहले तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। हिंदुस्तान में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। एक अनहेल्दी बंदा जो होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, वो एक बर्डन हो जाता है हमारे लिए। अगर आपको कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जरूरी हो जाता है कि हेल्थ हो और हेल्दी एनवायरनमेंट हो। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत कम मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत खराब वहाँ की हेल्थ कंडीशंस है। अगर आप हमारे किसी और जगह, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। अब आप देखें जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में मैक्सिमम जो परसेंटेज है, मैं एक नंबर दे देता हूँ, आज की नंबर अगर बता दूं तो बहुत सारे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं।
अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं आपको बता रहा था, तो जो 147 था वो 47 आ गया। इसका मतलब 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं 1 साल से पहले कितने मर जाते हैं, वो काफ़ी कम हुए हैं। इसके अलावा क्रूड बर्थ रेट्स ये भी आपके ड्रॉप टू 22.1 और डेथ रेट जो है वो 7 हो गया। क्रूड बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ लिविंग बर्ड्स पर 1000, कि भाई जिंदा कितने पैदा हो रहे हैं और मरे कितने पैदा हो रहे हैं। तो हल्फ जो मैं आपको समय के अनुसार बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, ऐसे अलग अलग सेंटर्स हो गए, ये बड़े हैं और इनके बेड्स बड़े हैं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स बड़े हैं, डॉक्टर्स एलोपैथी वाले और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो समय के साथ बड़ा है, लेकिन अभी भी इसको, जो कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन हम लोग हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए हमें और भी चाहिए। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी। एक आदमी जो है वो काम करना चाहता है, वो पढ़ा लिखा हुआ है, लिटरेट है, लेकिन वो उस वेजेस पे काम भी करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक लायबिलिटी है नेशन को। इसका मतलब आप जो एक इंसान है जो काम कर सकता है, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर से समझिएगा कि एक आदमी जो जिस रेट पे चल रहा है, सैलरी पे चल रहा है, उस पर काम करना चाहता है, वो विलिंग है और लिटरेट भी है उस काम के लिए। तो हम वो लोग काम उन लोगों को कहते हैं जो 15 से लेकर 59 साल तक ऐसे लोग हैं, वो उनको वही बेरोजगारी में आएंगे। जो 60 के बाद उसको हम मानते हैं कि भाई ये तो रिटायर हो चुके हैं, 15 के पहले वो बच्चे होते हैं, 15 साल के पहले बच्चे होते हैं। तो 15 से 59 साल तक जो है वो लोग होते हैं जिनके बारे में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, कि ये करना चाहते हैं, इनको नौकरी नहीं मिल पा रही या कर सकते हैं। तो 2 टाइप के हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मिलते हैं, खास तौर पे गांव में। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, अब क्रॉप बन गई। अब देखिए, जब क्रॉप को लगाना है, जमीन तैयार करना है, तब आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये भी अपने आप ग्रो कर रही है, तब आपको आदमी की जरूरत नहीं है। जब क्रॉप तैयार हो जाएगी, तब इसको काटने के लिए, इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे। इसका मतलब ये है कि एक सीजन के लिए ये लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कुछ समय के लिए इनको काम मिल रहा है, ठीक, सीजनल। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी लोगों को किसी मंथ में काम मिल रहा है, बाकी पूरे साल में काम नहीं मिल रहा है। अब रोटी तो हर दिन खानी है ना, रोटी सब्जी तो हर दिन खानी है। इसीलिए कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं कि सीजनल फूड ग्रेन्स कभी कभी पैदा होते हैं। कई ऐसी जगह है तो वहां पर किसी पर्टिकुलर सीजन में उनको काम मिलता है, कहीं किसी पर्टिकुलर सीजन में उनको काम नहीं मिलता है। इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक लैंड है, एक जमीन, एक लोग है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 8 लोग काम कर रहे हैं, 5 ही लोगों की जरूरत है। इसका मतलब 3 लोग जो है वो सरप्लस है, 3 की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे 8 सोच रहे हैं, खुश हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, है ना, हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन असली में क्या है कि अगर 5 लोग केवल काम कर ले तो भी कोई प्रोडक्शन कम नहीं होगा, सेम प्रोडक्शन होगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। यहां पर हम रूरल एरिया में ज्यादा पाते हैं इसको। ये तब आती है जब पॉपुलेशन का एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है, किस पे, अब ये खाने पीने के लिए। वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब लोग ज्यादा हो जाते हैं और काम कम है, लेकिन मन में उनके ये रहता है कि भाई उनको खुद पता नहीं रहता कि वो एम्प्लॉयड है, सबको ये लगता है कि हम एम्प्लॉयड है। तो ये एक इंडिकेटर है कि जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो एक इंडिकेटर है कि भाई ये अच्छी इकोनॉमी नहीं है। इसको कहते हैं डिप्रेस्ड इकोनॉमी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको 9 लोग काम कर रहे हैं, 6 की जरूरत है, 3 एक्स्ट्रा है, ये सीधा आ जाएंगे कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे कि ये बेरोजगार है। रोजगार इनके पास है, कोई नहीं कह सकता कि ये रोजगार नहीं है, फिर भी वो बेरोजगार है। वो 3 लोग कहीं और जाके अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी और जगह काम करके पैसा कमा सकते हैं। इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम एक कॉन्सिक्वेंस बताता हूं, यानी रिजल्टेंट। क्या रिजल्ट आएगा जब बेरोजगार होता है, बेरोजगारी होती है, तो इससे क्या होता है, आप इंसान को वेस्ट कर रहे हैं, है ना। यानी
आप जो कम कमा रहे हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं, या जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर उन पे बोझ पड़ता है। आप जैसे टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स किसके लिए जा रहा है? वो जो बेरोजगार है उनके लिए जा रहा है ना। ऐसा नहीं है बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है इनको, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन आप जो टैक्स वाले हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेरोजगारों के मदद के लिए सरकार खर्च कर रही है ना। तो इसमें सोशल अनरेस्ट आ जाता है, टेंशन आ जाता है कि कई लोग जो पढ़े हैं लिखे हैं, जैसे इंजीनियर इतने सारे हो गए हैं आजकल, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको टेंशन आ जाती है, वो स्ट्रेस चले जाता है, और ये भी एक हेल्थ का एक एस्पेक्ट है। तो कैसे एक अच्छी लिटरेसी और एक अच्छी एक कंडीशन एनवायरनमेंट, अगर इसको और पॉलिसीज को अगर लगाया जाए, तो कैसे उस कम्युनिटी के लोग, उस गांव के लोग कैसे एक विलेज को अच्छा विलेज बना सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, स्टोरी की तरह समझिएगा। तो एक विलेज है, एक गांव है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिली है, जो हर एक फैमिली है वो अपना इतना बना लेती है कि वो अपने लोगों को खिला ले। अब वो अपने कपड़े भी खुद बनाती है, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती है। अब एक फैमिली ने कहा कि भाई ऐसा है, हम जो अपना बच्चा है उसको एग्रीकल्चर कॉलेज में बेचेंगे। उसको आराम से मिल गया आसपास के कॉलेज में, और उसके बाद वो क्वालिफाइड हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग में उसने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद उसने क्या किया कि उसको बहुत सारी चीज़ सीख गई, उसने ऐसी चीज़ बनाई जिससे चीज़ें बढ़ गई, इनोवेशन किया। अब एक तरीके से विलेज में आया वो, अब जो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी वो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो उन्होंने सरप्लस बेचा, तो अब ये उनको पैसे मिलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की कि भाई आप स्कूल खोलिए। पंचायत गवर्नमेंट के पास गई, उन्होंने कहा कि भाई जो स्कूल जो टीचर भी चाहिए, तो टीचर भी आया, तो सारे के सारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे। इसका मतलब ये है कि सबको स्टिचिंग, टेलरिंग की भी वो देने लगे, क्या कहते हैं, अपनी ट्रेनिंग। अब उनके पास टाइम है, क्योंकि अब काम के अलावा भी इनके पास बहुत टाइम आ रहा है, तो टेलरिंग भी खुद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कपड़ा खरीदने में जो टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, वो सब बच रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे इनकी यील्ड बढ़ गई। ये एक प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत हुई, यानी कि फार्मर जो है उनके पास खाने से ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो धीरे धीरे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास टीचर नहीं था, टेलर नहीं था, एग्रो इंजीनियर नहीं था, आज उनके पास ये सारे लोग हैं। टीचर है पढ़ाने वाला, टेलर आ गया। इसका मतलब कैसे एक जब ह्यूमन बीइंग या फिर एक कम्युनिटी का एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ती है, तो वो जो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वहाँ की और देश की बढ़ाते हैं। यानी एक कंट्री है, उसने हेल्थ और एजुकेशन में खर्च किया अब उनके लोगों के लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल जो है सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, राइट। अब ये इसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।